हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा छठी के विज्ञान की पुस्तक अध्याय 4 वस्तुओं के समूह बनाना। वस्तु यानी कि जो चीज़ें होती हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं, उन सब का ग्रुप बनाना। कैसे हम किस वस्तु का कौन सा ग्रुप बनाते हैं और किस ग्रुप के अंदर कौन कौन सी वस्तुएं रखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पढ़ना वस्तुओं के समूह बनाना। इसके लिए हम पढ़ेंगे ये 4.1 हमारे चारों ओर की वस्तुएं। हमने देखा कि हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता है। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती हैं। हम अपने चारों ओर कुर्सियाँ, बैलगाड़ियाँ, साइकिलें, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृतियाँ, रंग यानी कि वर्ण तथा गुण भिन्न भिन्न होते हैं। ये तो बिल्कुल सच बात है कि हमारे आसपास का जो वातावरण है, जो माहौल है, वहाँ पे जो भी वस्तु है वो बिल्कुल अलग अलग है। कोई भी वस्तु किसी दूसरी वस्तु के समान नहीं है। चाहे वो खाने पीने का सामान हो, हमारा पहनावा ओढ़ावा हो, घर की वस्तुएं हो, या फिर कोई सा भी सामान हो, वो हर जगह पर अलग अलग होता है। अपने चारों ओर देखिए तथा गोल आकृति की वस्तुएं पहचानिए। हमारी इस सूची में विभिन्न प्रकार की गेंद जैसे रबड़ की गेंद, फुटबॉल तथा कंचे सम्मिलित हो सकते। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को भी सम्मिलित कर लें तो भी इसमें सेब, संतरे, घड़ी जैसी वस्तुओं को भी देखा जा सकता है। मान लीजिए हम ऐसी वस्तुओं पर ध्यान दे रहे हैं जिन्हें खाया जा सकता है, तब हम इस सूची में उन सभी मदों वस्तुओं को सम्मिलित कर सकते हैं जिन्हें हमने अध्याय 1 की सारणियों 1.1, 1.2 तथा 1.3 में सूचीबद्ध किया था। यह भी हो सकता है कि जिन गोल वस्तुओं की सूची हमने अभी बनाई है उनमें से कुछ वस्तुएं इस समूह में भी सम्मिलित हों। मान लीजिए हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं। बाल्टियाँ, लंच बॉक्स, खिलौने, जलपात्र, पाइप, नलियाँ तथा इसी प्रकार की बहुत सी वस्तुओं को इस समूह में स्थान मिल सकता है। अतः वस्तुओं के समूह बनाने के बहुत से ढंग हैं। उपयुक्त उदाहरण में हमने वस्तुओं को समूह में उनकी आकृतियों तथा जिस पदार्थ से वे बने हैं के आधार पर बांटा है। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं। ये पदार्थ कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख तथा मृदा हो सकते हैं। क्या आप पदार्थों के और अधिक उदाहरणों के विषय में विचार कर सकते हैं। यहाँ पे कहा गया कि हमें एक ही तरह की वस्तुओं के समूह बनाने, लेकिन अगर हम जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया किताब में, पुस्तक में, कि अगर सिर्फ गोल वस्तुओं का समूह बनाते हैं तो हमें क्या क्या आ जाएगा। गोल तो बहुत सी चीज़ें हैं, फुटबॉल है, छोटे छोटे कंचे हैं, गेंद है ना, मटके भी। अगर थोड़ी हर गोल से गोल है, जो सर्कल होता है, जो गोल वाला आकार, उस आकार से मिलते जुलते अगर वस्तुओं को शामिल करते उसमें सेब भी आ जाता है, अंडा भी कुछ हद तक आ सकता है, संतरा आ सकता है, पेपर वेट आ सकते हैं। तो बहुत सी वस्तुएं जो गोल होती हैं। इसी प्रकार का है कि अलग अलग चीज़ों से, कागज, रुई, लकड़ी, अलग अलग चीज़ों के जो हमें समूह बनाने के लिए कहा गया है। जैसे कि दिया हुआ कि हमारे चारों ओर की वस्तु, हमारे चारों ओर बहुत सी चीज़ें। अगर आप अपने घर में भी देखें, घर को छोड़ के इस वक्त आप जहाँ पर बैठे हैं अपने स्टडी टेबल पर भी, अगर आप वहाँ पे भी देखते हैं तो वहाँ पे भी बहुत सी वस्तुएं, पेन है, कॉपी है, पेंसिल है, शार्पनर है, नोटबुक्स हैं, है ना, मोबाइल रखा हुआ है आपके पास। तो बहुत सी वस्तुएं, सारी वस्तुएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। अब हम करते हैं क्रियाकलाप 1। आइए अब हम अपने चारों ओर से जितनी संभव हो सके उतनी वस्तुएं एकत्र करते हैं। हम में से प्रत्येक अपने घर से प्रतिदिन उपयोग होने वाली एक वस्तु ला सकता है तथा कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे में अथवा विद्यालय के बाहर से एकत्र कर सकता है। हमारे इस संग्रह में हमारे पास क्या होगा। चाक, पेंसिल, नोटबुक, रबड़, डस्टर यानी कि झाड़न, हथौड़ा, कील, साबुन, पहिए का आरा, बैट, बल्ला, माचिस की डिब्बी, नमक एवं आलू। हम वस्तुओं की एक ऐसी सूची भी बना सकते हैं जिनके बारे में हम केवल सोच ही सकते हैं, कक्षा के कमरे में ला नहीं सकते। उदाहरण के लिए दीवार, वृक्ष, दरवाजे, ट्रैक्टर और सड़कें। कहते हैं कि जो हमारी डेली यूज़ की चीज़ें, जिन्हें हम डेली यूज़ करते हैं, ऐसी कुछ वस्तुओं को एकत्र करने के लिए कहा गया है। लेकिन इनके अलावा भी ऐसी बहुत सी चीज़ें जिनका हम प्रयोग करते हैं, जिनको एक स्थान दूसरे स्थान पर ला नहीं सकते, उनको एकत्र नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल दिया, आपकी खिड़की हैं, दरवाजे हैं, पेड़ हैं,
पौधे हैं, सड़कें हैं, गाड़ियां हैं, ये क्या हमारे डेली यूज की वस्तुएं हैं, लेकिन हम इनको एक जगह पर इकट्ठा नहीं कर सकते। इस संग्रह से उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए जो कागज अथवा लकड़ी से बनी है। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को दो समूहों में बांट सकते हैं। इनमें एक समूह की सभी वस्तुएं कागज तथा लकड़ी से बनी है तथा दूसरे समूह की वस्तुएं इन पदार्थों से नहीं बनी है। इसी प्रकार हम खाना पकाने में उपयोग होने वाली वस्तुओं को पृथक कर सकते हैं। आइए अब हम कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं। एकत्र की गई सभी वस्तुओं की सारणी 4.1 में सूची बनाइए। प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी है उनको पहचानने का प्रयास कीजिए। इतनी लंबी सारणी बनाना जिसमें जितनी वस्तुएं संभव है उन सभी के बारे में सूचना एकत्र करके लिखना एक कौतुक हो सकता है। कहते हैं जितनी वस्तु हमने अपने डेली यूज़ की, जिनका हम रोज प्रयोग करते हैं, ऐसी बहुत सारी वस्तु और उन सभी वस्तुओं की सूची बनाना, एक लिस्ट बनाना, उसको तैयार करना, रेडी करना सूची को, बहुत ही एक ऐसा काम से हमें बड़ी मज़ा आता है, जिसमें उत्साहित होकर उस काम को करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, एक सूची बनानी है ऐसे पदार्थों की जिनका हम रोज ही प्रयोग करते हैं, और उसमें से भी उन सभी पदार्थों को एक अलग सूची में तैयार करना है, लिखना है, जो कि सिर्फ एक ही प्रकार की वस्तुओं से बनी हुई है, जैसे लकड़ी के अलग, कागज के अलग। एकत्र की गई वस्तुओं में कुछ वस्तुओं के पदार्थों के बारे में पता लगाना कठिन कार्य प्रतीत हो सकता है। ऐसे प्रकरण में पदार्थों की पहचान के लिए अपने मित्रों, शिक्षक तथा अभिभावकों से विचार विमर्श कीजिए। अब यहाँ पे क्या दी सारणी दी 4.1 से वस्तुएं तथा पदार्थ जिनसे ये बनी है। यहाँ पे वस्तुओं के नाम लिख लेंगे, जैसे प्लेट है, थाली है, पेन है, और भी जो वस्तु हम लेंगे वो, और फिर ये पदार्थ जिनसे ये बनी है, पदार्थ जिनसे ये बनी, जिसमें कि प्लेट थाली किससे बनती है, इस्पात से, कांच से, प्लास्टिक से, या फिर किसी अन्य चीज से, और पेन किससे बनते हैं, प्लास्टिक से या धातु से। तो ऐसे में वस्तु का नाम लिखना है और जिससे वो बनी यहाँ पर हमें लिखना है। अब हम पढ़ते हैं क्रियाकलाप 2। सारणी 4.2 में कुछ सामान्य पदार्थों की सूची दी गई है। इनके अतिरिक्त अपनी जानकारी के और अधिक पदार्थ आप इस सारणी के कॉलम 1 में जोड़ सकते हैं। अब प्रयास करके अपनी जानकारी की दैनिक उपयोग में आने वाली उन वस्तुओं के बारे में विचार कीजिए जो मुख्यतः इन्हीं पदार्थों से बनी है, और उन्हें कॉलम 2 में सूचीबद्ध कीजिए। पहले इन सब सारणियों से हमें क्या पता चलता है? पहले हमने वस्तुओं को कई ढंग से समूहों में देखा। इसके पश्चात हमने यह पाया कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं विभिन्न पदार्थों से बनी हैं। कई बार तो कोई, यहाँ पे सारणी दी हुई समान पदार्थ से बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, पदार्थों के नाम हैं, और इन पदार्थों से बने हुए पदार्थ के नाम लिखे, उन पदार्थों से क्या क्या बनता है उन सभी का यहाँ पे नाम लिखा है। जैसे लकड़ी से क्या बनता है, कुर्सी, मेज, हल, बैलगाड़ी, और इसके पहिए, बहुत सी चीजें बनती है। कागज से नोटबुक, पुस्तकें हैं, समाचार पत्र है, खिलौने हैं, कैलेंडर, अखबार है, बहुत सी चीजें हैं जो कागज से बनती हैं। चमड़ी से बनते हैं जूते, पर्स, बेल्ट, प्लास्टिक से खिलौने, कुर्सी बनती हैं, कुछ प्लेटें वगैरह बनती है। रुई से क्या बनते हैं, रुई से पिलो वगैरह बनते हैं, टेडी बियर वगैरह बनते हैं। वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से बनी हो सकती है, और फिर हाँ, एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। यह कैसे निश्चित किया जाता है कि किसी दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाना चाहिए? ऐसा लगता है कि अभी हमें विभिन्न पदार्थों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज, कौन सी वस्तु किस पदार्थ से बनानी चाहिए, या फिर कौन सी वस्तु कौन से पदार्थ से बन सकती है, किससे हम उसको बना सकते हैं? अब कौन सी वस्तु किस पदार्थ से बनेगी, किस पदार्थ से बनाने पर वह अधिक उपयोगी होगी, लाभकारी होगी, तो हमें कैसे पता चलेगा? जब हम उन पदार्थों के गुणों के बारे में पता चलेगा कि कौन से पदार्थ में क्या क्या गुण हैं, तभी तो हम किसी भी पदार्थ का उपयोग कर पाएंगे कुछ बनाने के लिए। अगर हमें पता ही नहीं कि भाई किस पदार्थ में से लोहा है, लकड़ी है, अगर हमें पता ही नहीं कि लोहे जो है उसके अंदर क्या गुण, उसमें क्या खास है, तो हम लोहे का उपयोग कर ही नहीं पाएंगे। अब हम पढ़ते हैं पदार्थों के गुण। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता? अध्याय 3 में कपड़े के टुकड़ों के साथ जो प्रयोग हमने किया था उसे याद कीजिए, और यह ध्यान में रखिए कि हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रवों को रखने के लिए करते हैं।
इसलिए यदि हम कपड़े का गिलास बनाए तो क्या हमारा यह कार्य काफी हास्यास्पद प्रतीत नहीं होगा। चित्र 402 में गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु अथवा कोई ऐसा पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सकता हो। इसी प्रकार खाना पकाने वाले पात्र बनाने के लिए कागज का उपयोग करना भी कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं माना जाएगा। तब हम यह देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना चाहिए। अब यह है कि कपड़े के गिलास का उपयोग करते हुए मान लीजिए अगर हम किसी कपड़े से जो कपड़ा है ना, कोई सब चाहे ऊनी हो, रेशमी हो, सूती हो, अगर उस कपड़े का हमें गिलास बनाए या उस कपड़े का गिलास बनाया जाए और उसमें हम कोई द्रव्य पदार्थ के क्योंकि गिलास में हम क्या करते हैं, कोई लिक्विड सामान रखते हैं, द्रव रखते हैं, दूध, पानी, शरबत कुछ भी रखते हैं। तो जब उस कपड़े के अंदर द्रव को रखेंगे तो क्या होगा, बिल्कुल यही होगा जहाँ जो इस पिक्चर के अंदर हो रहा है। जो भी द्रव हमने कपड़े के गिलास में डाला है सारा का सारा द्रव जो नीचे गिर जाएगा। यही कारण है कि कपड़ों के गिलास नहीं होते। गिलास किसके बनते हैं, कांच के, प्लास्टिक के। क्यों, क्योंकि वो जो है द्रव को अपने अंदर रोक सकते हैं, उनके अंदर क्षमता होती है। तो हमें कैसे पता चले, जब हम पदार्थों के गुणों का पता होगा तभी हम उस पदार्थ का इस्तेमाल कर पाएंगे। उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर करता है। अतः पदार्थों के वह सब गुण क्या है जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नीचे कुछ गुणों की विवेचना की गई है। अब हम देखते हैं दिखावट के पदार्थ, कोई सा पदार्थ देखने में कैसा है उसके बारे में हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। पदार्थ प्रायः एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देते हैं। लोहा तांबे अथवा एल्युमिनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु फिर भी लोहे, तांबे तथा एल्युमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती हैं जो लकड़ी में नहीं पाई जाती। कि कोई भी पदार्थ देखने में कैसा है, जब हम उसको देखते तो हमें पता चलता है कि सभी पदार्थ एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है, देखने में एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे कि लोहा देखिए, लकड़ी देखिए, तांबा देखिए, सभी जो अलग अलग है, कोई भी पदार्थ देखने में एक जैसा नहीं है। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर क्रियाकलाप 3। विभिन्न पदार्थों गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्युमिनियम की शीट और चाक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्र कीजिए। क्या इनमें से कोई चमकीली दिखाई पड़ती है? चमकीले पदार्थों को एक समूह में पृथक कीजिए। अब जैसे ही आपके शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को 2 भागों में काटें, ताजे कटे पृष्ठों को ध्यान से देखिए जैसा कि चित्र 403 में दिखाया गया। आपने क्या पाया? क्या इन पदार्थों में से कुछ के ताजे कटे पृष्ठ चमकीले हैं? इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थों के समूह में सम्मिलित कीजिए। क्या आप अन्य पदार्थों में इसी प्रकार की कोई चमक अथवा द्युति देखते हैं? जैसे भी संभव हो सके किसी भी ढंग से इन्हें काटिए। ऐसा आप कक्षा में जितने भी पदार्थों के साथ कर सकते हैं। धातुओं के टुकड़ों को उनकी द्युति देखने के लिए काटना। जब हम कोई धातु लेते हैं, है ना, और लोहा है या जब उसको बीच में से काट देते हैं तो जो कटा हुआ हिस्सा होता है वहां पे एक नई चमक हमें नजर आती है। आप उसको काट कर भी देख सकते हैं। कीजिए तथा द्युतिवान एवं द्युतिहीन पदार्थों की सूची बनाइए। काटने के स्थान पर आप पदार्थों के पृष्ठों को रेगमाल से रगड़कर यह देख सकते हैं कि वे द्युतिवान हैं अथवा नहीं। आपको पता है कि रेगमा पेपर आता है जो लाल रंग का, मैरून रंग का होता है, उसे जब हम रगड़ते हैं तो भी हमें जो पदार्थ है उसका जो नेचुरल कलर वो नजर में सामने देखने को मिलता है। पदार्थ जिनमें इस प्रकार की द्युति होती है वे प्रायः धातु होते हैं। क्या होते हैं? वे धातु होते हैं, जैसे कि लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा सोना धातुओं के उदाहरण हैं। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देते हैं और द्युतिहीन, निष्प्रभ दिखाई देने लगते हैं। ऐसा उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है। इसीलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही द्युति दिखाई देती है। जब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करें तो धातु की छड़ों के ताजे कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करें और यह देखें कि इनमें द्युति है अथवा नहीं। जो धातु होती है ना वो लंबे समय तक रखे रहने के कारण, जब वो लंबे समय रखी रहती है हवा में, धूप में, बारिश में, तो क्या तो उनके ऊपर जो है एक हवा का जो उनके ऊपर एक परत सी जम जाती है, जो कि हवा से नमी के कारण परत जम जाती है। और इसीलिए जब उनको हम काटते हैं या फिर जो रेगमा पेपर होता है जब से रगड़ते हैं तो उसकी जो नेचुरल चमक है वो हमें नजर आती है। इसका उदाहरण आप अपने घर में भी देख सकते हैं। मान लीजिए आपके घर में कोई लोहे की कील रखी हुई है, आज आप नई कील लाते हैं तो कितनी चमक रही होती है
है ना। या फिर अगर आपके घर में कोई नया जेवर चांदी की कोई चांदी कोई आया हुआ है आभूषण, तो कितना नया चमकदार होता है, लेकिन जब वो कुछ समय तक 2-4 छः रखा रह जाता है तो उसका जो रंग है, वो जो उसका नेचुरल रंग था, जो उसकी चमक थी, वो खत्म हो जाती है। कील जो हल्की हल्की काली पड़ जाती है, जो चांदी के आभूषण लाए उसका भी रंग जो खराब हो हल्के हल्के से काले पड़ जाते हैं। ये कैसे क्यों होता है? वायु और नमी के कारण होता है। अब हम पढ़ते हैं कठोरता। जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ को संपीड़ित करना कठिन होता है, जबकि कुछ पदार्थ आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। धातु की एक चाबी लीजिए तथा इससे लकड़ी, एल्युमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चाक, अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठों को खरोंचने का प्रयास कीजिए। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोच सकते हैं, जबकि कुछ अन्य पदार्थों को इतनी आसानी से नहीं खरोचा जा सकता। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोचा जा सकता है कोमल पदार्थ कहलाते हैं। ऐसी वस्तुएं, ऐसे पदार्थ जिनको हम आसानी से दबा सकते हैं या फिर उनको खरोच सकते हैं, मोड़ सकते हैं, ऐसे पदार्थ क्या होते हैं? कोमल पदार्थ कहलाते हैं। जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है कठोर पदार्थ कहलाते हैं। और जो पदार्थ मुड़ते नहीं, जिन्हें हम दबा नहीं सकते, जो बहुत टाइट होते हैं ना, उसे क्या कहते हैं? कठोर पदार्थ कहते हैं। जो मुड़ जाते हैं आसानी से, जिनको दबा सकते हैं, वो कोमल पदार्थ, सॉफ्ट जिसे हम कहते हैं। और जो नहीं मुड़ते हैं वो होते हैं कठोर पदार्थ। उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज कोमल है, जबकि लकड़ी कठोर है। रुई को हम हाथों से दबा सकते हैं, लेकिन लकड़ी को नहीं दबा सकते। तो रुई क्या है? कोमल पदार्थ है और लकड़ी कठोर पदार्थ है। दिखावट में पदार्थों में विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे धुति, कठोरता, रुक्ष, खुरदरा अथवा चिकना होना। क्या आप अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं जो किसी पदार्थ की दिखावट का वर्णन करते हैं? अब हम पढ़ते हैं विलय अथवा अविलय, जो पानी में घुल जाते हैं, जो घुलने वाले और जो नहीं घुलने वाले हैं। क्रियाकलाप 4। कुछ ठोस पदार्थों जैसे चीनी, नमक, चॉक पाउडर, बालू, रेत तथा लकड़ी के बुरादे के नमूने एकत्र कीजिए। कांच के 5 गिलास लीजिए। प्रत्येक गिलास के लगभग 2/3 भाग में जल भरिए। पहले गिलास में कुछ मात्रा में चम्मच भरकर चीनी, दूसरे में नमक तथा इसी प्रकार शेष गिलासों में अन्य पदार्थ मिलाइए। प्रत्येक गिलास की अंतर वस्तु को चम्मच से विलोड़ित कीजिए। धीरे धीरे हिलाइए। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए। परीक्षण कीजिए और पता लगाइए कि जल में मिलाए गए पदार्थों का क्या होता है। अपने प्रेक्षणों को सारणी 4.3 में दर्शाए अनुसार नोट कीजिए। यह क्या लुप्त होता है और क्या नहीं। अब हम जब पानी के अंदर लकड़ी का बुरादा, रेत, चीनी, नमक को घोलते हैं तो क्या होता है? जो नमक और चीनी पानी के अंदर घुल जाते हैं, लेकिन रेत नहीं घुलती, वो नीचे जम जाती है। लकड़ी का बुरादा भी पानी के अंदर नहीं घुलता है। यहाँ पर विभिन्न ठोस पदार्थों को जल में मिश्रित करना। ठोस पदार्थ जो बहुत हार्ड होते हैं, कठोर पदार्थ कहते हैं। यहाँ पे पदार्थों के नाम हैं ये सारे, जैसे कि नमक, चीनी, बालू, चॉक पाउडर, लकड़ी का बुरादा। और नमक के जल में पूर्णतः लुप्त हो जाता है। नमक पानी के अंदर पूरी तरह से घुल जाता है। अब चीनी घुलती है नहीं, ये आपको खुद से पानी में घोल कर देखना है। बालू, चॉक पाउडर, लकड़ी का बुरादा घुलता है या नहीं घुलता, ये आपको खुद से घोल कर यहाँ पे देख कर लिखना है कि क्या घुल जाता है और क्या नहीं घुलता। आप यह पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो गए, अर्थात घुल गए, विलीन हो गए हैं। हम यह कहते हैं कि ये पदार्थ जल में विलय, जो कि विलय मतलब जो पानी के अंदर घुल जाते हैं। अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते तथा काफी समय तक गिलास में विलोड़ित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते। ये पदार्थ जल में अविलय। ऐसी चीजें जो पानी के अंदर नहीं घुलती, जो पानी के अंदर मिक्स नहीं होती, उन्हें हम क्या कहते हैं? अविलय पदार्थ कहते हैं। चूंकि जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, इसलिए हमारे शरीर के प्रकारों में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या द्रव भी जल में विलीन हो जाते हैं? अब हम यहाँ पढ़ेंगे क्रियाकलाप 5। सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल अथवा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल अथवा अन्य किसी द्रव के नमूने एकत्र कीजिए। कांच का एक गिलास लीजिए, इसे आधा जल से भरिए। अब इसमें चम्मच भरकर कोई द्रव मिलाइए और भली भांति विलोड़ित कीजिए। विलोड़ित यानी को मिला दीजिए। इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। परीक्षण कीजिए क्या यह द्रव जल के साथ मिश्रित हो जाता है। यहाँ पे देखिए, कुछ द्रव जल में भली भांति मिश्रित हो जाते हैं, जबकि कुछ नहीं होते। जितने अधिक अन्य द्रव आपको उपलब्ध हो सके, उन सभी के साथ इस प्रयोग को दोहराइए।
अपने प्रेक्षणों को सारणी 4.4 में लिखिए। हम यह देखते हैं कि कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, कुछ अन्य द्रव जल में मिश्रित नहीं हो पाते, कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देने पर अपनी पृथक परत बना लेते हैं। यहाँ पर ये दिया हुआ कि भाई कुछ जो जल यानी जो द्रव होते हैं, जो लिक्विड चीज़ें होती हैं, वो पानी में घुलते हैं, कुछ नहीं घुलती। जैसे कि नींबू का रस, हमने नींबू निकाला, उसका रस निचोड़ा, पानी मिला, पानी के अंदर मिल जाता है ना। लेकिन अगर हम कोई भी तेल पानी के अंदर मिलाते हैं तो क्या वो तेल पानी मिलता नहीं, वो पानी के ऊपर धीरे धीरे तैरना शुरू कर देते हैं। कितना पानी चम्मच से हिलाते रहेंगे, लेकिन कुछ समय के बाद जो तेल हमें पानी के ऊपर तैरता हुआ नजर आएगा। जो तेल है वो भी द्रव है और जो नींबू का रस है वो भी द्रव है, लेकिन दोनों में अंतर है कि कुछ जो द्रव होते हैं, जैसे नींबू का रस पानी के अंदर घुल जाता है, लेकिन कुछ द्रव ऐसे होते हैं जो पानी में नहीं घुलते, जैसे तेल। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ सामान्य द्रवों की जल में विलेयता। यहाँ पे द्रवों के नाम है, जैसे सिरका है, नींबू का रस, सरसों का तेल, नारियल का तेल, केरोसिन ऑयल। भली भांति मिश्रित होता है, मिश्रित नहीं होता। अब ये सारे जो द्रव है पानी के अंदर घुलते हैं नहीं घुलते, आपको ये लिखना कि भली भांति मिश्रित होता है। नींबू का रस घुल जाता है, सरसों का तेल नहीं घुलता, नारियल का तेल नहीं घुलता, केरोसिन का तेल भी नहीं घुलता। कुछ गैसें जल में विलय हैं जबकि अन्य नहीं। सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन होती हैं। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतु एवं पादपों की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुछ गैसें भी जो पानी के अंदर घुली होती है, जैसे ऑक्सीजन है पानी के अंदर मिक्स, तभी तो जो पानी में रहने वाले जीव है, मछली है, मेंढक है, जो पानी के अंदर और भी जीव रहते हैं, ब्लू व्हेल है, मगरमच्छ है, क्या है, पानी के अंदर जो ऑक्सीजन घुली हुई है उसी से तो सांस लेते, तभी तो जीवित है। पानी में ऑक्सीजन, तभी हम पानी को जब पौधों में डालते हैं तो पौधों को भी उससे जो अपने जीवन को जीने के लिए गैस मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है। वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती हैं। अब कुछ वस्तुएं ऐसी जो पानी में तैरती हैं और कुछ वस्तुएं डूब जाती हैं। क्रियाकलाप 4 करते समय आपने यह ध्यान दिया होगा कि जल में अविलय ठोस जल से पृथक हो जाते हैं। क्रियाकलाप 5 में भी आपने कुछ द्रवों के साथ ऐसा ही देखा। इनमें से कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाए वे जल के पृष्ठ पर आकर तैरने लगते थे, अन्य डूबकर गिलास की तली में पहुंच गए थे। क्या यह सही नहीं है? यहाँ पे जल में डूबती तथा तैरती वस्तुएं है ना, जो भारी सामान था वो पानी के अंदर डूब गया और जो हल्की थी ऊपर तैरने लगा। जैसे यहाँ पे चाबी है या कुछ और ये दिख रहा है आपको, तो पानी, जो भारी चीजें पानी के अंदर डूब जाती हैं और जो हल्की होती पानी के ऊपर वो तैरती थी। लकड़ी का टुकड़ा है, पत्ते हैं, ये रुई वगैरह जो भी है वो पानी के ऊपर तैरना शुरू कर देती हैं। हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें पदार्थ जल में तैरते रहते हैं अथवा डूब जाते हैं। किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियां, वह कंकड़ जो आप इसी तालाब में फेंक देते हैं, शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास के जल में डालते हैं, इन सब का क्या होता है? बूझो यह चाहता है कि आप उसे जल में तैरने वाले तथा जल में डूबने वाले पदार्थों के 5-5 उदाहरण दें। अन्य द्रवों जैसे तेल में यही पदार्थ तैरते हैं अथवा डूब जाते हैं। इसे देखने के लिए आप किस प्रकार परीक्षण करेंगे? कुछ वस्तु पानी में तैरती हैं, कुछ डूब जाती हैं। जो हल्की है वो पानी में ऊपर तैरती रहेंगी, जो थोड़ी भारी होती है वो नीचे डूब जाती हैं। जैसे कि पत्थर है, पत्थर भारी होता है, जब हम उस पानी में डालते हैं तो क्या भारी होने के पत्थर जो पानी के अंदर डूब जाता है, और जो लकड़ी है, सूखे पत्ते हैं, वो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं पारदर्शिता। आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा। उन स्थानों के बारे में विचार करिए जहाँ आप खेलते समय छिपना चाहोगे ताकि आप दूसरों को दिखाई ना दे सके। आपने इन स्थानों को ही क्यों चुना? क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया है? स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर आपका मित्र शीशे से देखकर आपका पता लगा लेगा। उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। पारदर्शी किसे कहते हैं? जिसके हम आर पार देख सकते हैं उसे हम पारदर्शी कहते हैं। जैसे कि कांच, जल, वायु, कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण है। कुछ दुकानदार बिस्किट, मिठाइयाँ, अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करते हैं ताकि खरीदार इन चीज़ों को आसानी से देख सके। दुकान पे जब आप जाते हैं किसी बेकरी की दुकान पे, कपड़ों की दुकान पे, तो वहाँ पे जो डेमो पीस होते हैं वो क्या होता है, कांच के अंदर रखे हुए, ताकि जो भी आने वाले व्यक्ति उनको आसानी से देख सकें। खाने पीने की दुकानें पर भी आप जाते हैं तो वहाँ पे जो सामान शीशों में रखा जाता है ताकि आने वाले लोग उस आसानी से देख सके और उन्हें पता चल जाए कि यहाँ पर क्या क्या मिलता है। उन्हें कहीं परेशान होने की जरूरत ना पड़े दुकान में है नहीं है।
तो जो चीजें हमें दिख जाती हैं, जिसमें हम आर पार देख सकते हैं, उन्हें कहते हैं पारदर्शी। ये क्या, मुखावरण अपारदर्शी, पारदर्शी और पारभासी। अपारदर्शी जिसमें से बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता, पारदर्शी जिसमें से दिखाई देता है, और पारभासी जिसमें से हल्का हल्का धुंधला सा दिखाई देता है। जैसे कि दुकान में रखी ये पारदर्शी बोतल से दिख रहा है कि किस बोतल के अंदर क्या क्या रखा गया है। इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते। इन पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं, जिसमें से हम नहीं देख सकते आर पार, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, अपारदर्शी। इसके आर पार नहीं देखा जा सकता। आप यह नहीं बता सकते कि बंद लकड़ी के बॉक्स, गत्ते के डिब्बे अथवा धातु के पात्र के भीतर क्या रखा है। लकड़ी, गत्ता तथा धातुएं अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। क्या अब हम यह समझते हैं कि हम बिना किसी भ्रांति के सभी पदार्थों एवं वस्तुओं को पारदर्शी अथवा अपारदर्शी में समूहित कर सकते हैं। अपारदर्शी जिसके आर पार नहीं देख सकते, पारदर्शी जिसके आर पार हम देख सकते हैं, और पारभासी जिसमें हमें पूरी तरह से साफ साफ दिखाई नहीं देता, हल्का हल्का धुंधला सा दिखाई देता है। अब हम एक क्रियाकलाप 6 करेंगे। कागज की एक शीट लीजिए और इससे होकर किसी प्रदीप्त बल्ब को देखिए। इस संबंध में अपने प्रेक्षण नोट कीजिए। अब कागज की शीट के बीच में 2-3 बूंद खाने का तेल या मक्खन डालकर इसे फैलाइए। कागज के उस भाग से जहां तेल फैला है, प्रदीप्त बल्ब को दोबारा ध्यान से देखिए। अब आप क्या देखते हैं? क्या आप यह पाते हैं कि अब बल्ब हमें पहले की अपेक्षा और अधिक स्पष्ट दिखाई देता है? परंतु क्या आप इस चिकने कागज से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः स्पष्ट देख सकते हैं? कदाचित नहीं। ऐसे पदार्थों जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं, परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, उन्हें पारभासी कहते हैं। जैसे कि हमें बिल्कुल साफ साफ नजर है तो थोड़ा धुंधला सा नजर आता है, उसे हम कहते हैं पारभासी। कागज पर लगे उस तैलीय धब्बे को याद कीजिए जिसका उपयोग हमने खाद्य पदार्थों को वसा के लिए परीक्षण करने में किया था, वह भी पारभासी ही था। क्या आप पारभासी पदार्थों के कुछ और उदाहरणों पर सोच विचार कर सकते हैं? अतः हम पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी तथा पारभासी के रूप में समूह में बांट सकते हैं। पहली किसी अंधेरे वाले स्थान पर टॉर्च के कांच को हथेली से ढकने का सुझाव देती है। टॉर्च को स्विच ऑन करके हथेली के दूसरी ओर का प्रेक्षण कीजिए। वह यह जानना चाहती है कि क्या आपकी हथेली अपारदर्शी है, पारदर्शी है अथवा पारभासी। क्या टॉर्च का प्रकाश आपकी हथेली से गुजरता है? कि टॉर्च को जलाकर उसके ऊपर अगर हम हथेली रख देते हैं तो उसमें से क्या होता है, हमें हाथ जो है अपने ऐसा लगता है कि हमारा हाथ जो लाल रंग का, बिल्कुल गाढ़े लाल रंग का हो गया है। आपने घर में करके देखिए, आपको पता चलेगा कि टॉर्च की जो रोशनी हाथ से बाहर जाती है या नहीं जाती है। हमने यह सीख लिया है कि पदार्थों की अपनी भिन्न दिखावट होती है तथा इनके जल अथवा अन्य द्रवों में मिश्रित होने के ढंग भिन्न भिन्न होते हैं। वे जल में तैर अथवा डूब सकते हैं अथवा पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी हो सकते हैं। जो पदार्थ होते हैं, सभी पदार्थ का जो रंग रूप है वो अलग अलग होता है, और सभी पदार्थ, कोई पदार्थ जल में घुलता है, कोई नहीं घुलता है, कोई पानी के अंदर डूब सकता है, कोई नहीं डूब सकता। तो सभी पदार्थ जो हैं, कोई पदार्थ अपारदर्शी होता है, कोई पारदर्शी होता है और कोई पारभासी होता है। पदार्थों का समूहन उनके गुणों में समानताओं अथवा विभिन्नताओं के आधार पर किया जाता है। हमें पदार्थों को समूहों में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? दैनिक जीवन में हम प्रायः पदार्थों का समूहन अपनी सुविधा के लिए करते हैं। घर में हम अपनी वस्तु का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं कि एक जैसी वस्तुएं एक साथ रखी हो। इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार कोई पंसारी प्रायः सभी प्रकार के बिस्कुटों को अपनी दुकान के कोने में रखता है, सभी साबुनों को अन्य स्थान पर, जबकि अनाज तथा दालों का भंडारण किसी अन्य स्थान पर करता है। इस प्रकार के समूहन के लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण भी है। पदार्थों को इस प्रकार समूहों में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन तथा इन गुणों में किन्हीं भी पैटर्नों का अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। इसके विषय में और अधिक अध्ययन हम उच्च कक्षाओं में करेंगे। बहुत सी चीज़ें होती हैं, सभी समानों का हम क्या समूह बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रुप बनाने के बाद जो समूह के बारे में हमें आसानी हो जाती पता करना कि कौन सी वस्तु कहाँ पर रखी हुई है। अपने एग्जाम्पल के आप देखिए, जो आपकी नोटबुक्स हैं,
उसको आप घर में फैला के नहीं तो उनको कहाँ रखते अपने बैग में या फिर अपने स्टडी टेबल के ऊपर। आपको जब भी कोई नोटबुक देखनी होती तो क्या आप अलमारी खोलते नहीं खोलते, आप कहाँ जाते हैं अपने बैग को देखते हैं या फिर अपने स्टडी टेबल को देखते हैं। ऐसे आपकी पेन पेंसिल्स हैं वो भी घर में हर जगह फैली नहीं जाती, उसको हम देख ढूंढने के लिए अपने किचन में चम्मचदानी का नहीं देखते हैं कि हमारे चम्मच में तो शायद कोई पेन नहीं, हम कहाँ देखते हैं सिर्फ अपने ज्योमेट्री बॉक्स में जो हमारा पेन वाला बॉक्स है या फिर जो पेन होल्डर है उसके अंदर रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा पेन है वो पेन होल्डर के अंदर होगा, ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर होगा। तो समूह बनाने से हमें वस्तुओं को जो है ढूंढना आसान हो जाता है, हमें पता होता है कि कौन सी वस्तु कहाँ पर मिलेगी, हमारा समय भी बच जाता है और ये हमारे लिए सुविधाजनक भी होता है। अब इस अध्याय के अंदर हम जो प्रमुख शब्द देखें उनको देखते हैं। कठोर, अविलय, द्युतिमय यानी कि चमकीला, पदार्थ, धातु, अपारदर्शी, रुक्ष यानी खुरदरा, विलय, पारभासी और पारदर्शी। अपारदर्शी जिसके आर पार हम नहीं देख सकते, पारभासी जहाँ पर हमें धुंधला दिखाई देता है, और पारदर्शी जिसके हम आर पार आसानी से देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस अध्याय में हमने जिन बातों की जानकारी को प्राप्त किया, जिन जानकारी को हमने ग्रहण किया, आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसी तरह देखते रहिए आपका अपना ज्ञान अभियान। मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।